सर एक तो ये कि ये एक फैन क्लब था और उस हीरोइज्म को इन्होंने इस्तेमाल किया, एस्टेब्लिशमेंट के सर्कल्स ने इस्तेमाल किया, पाशाओं से, ज़हीरुल इस्लामों से और फिर फैज़ हमीदियों से, इन सारों गांवों के जरिए हुआ। लेकिन एक चीज है कि सियासतदान कुछ सीखता है ना, अगर सियासतदान हो तो वो सीखता है। एक गली मोहल्ले का काउंसलर हो, चेयरमैन हो, कोई कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली का मेंबर, वो भी समझता है कि वो बातचीत करता है, वो क्रॉस नहीं लगाता किसी नेगोशिएशंस पे, वो अंधेरे में भी रास्ते तलाश करता है। अनफॉर्चुनेटली जिस फैन क्लब को की अच्छी खासी कैंपेन चलाई गई और $22 बिलियन जैसे बता रहे हैं कि खर्च हुए, 22 अरब रुपया खर्च हुआ, वो लोग फाशिस्ट ही होते रहे। उनको ऐसी सपोर्ट थी या उन्हें ऐसा बिलीव था कि हम जो है हमें कोई रोकने वाला नहीं है, और वो फिर रुके नहीं, उनका फाशिज्म चलता रहा, उतरने के बाद भी चलता रहा। और आप अगर ये देखें कि एक ऐसा शख्स जो अपनी सीट के खो जाने की वजह से उसने बाकी 4 यूनिट्स की असेंबलियां भी तोड़ दी या उनको भी गंवा दिया, और किसी के इशारों पे, तो उस शख्स की उसकी वैनिटी, उसका फाशिज्म वो किस लेवल का होगा। तो वो अभी भी जब तक उन्हें सीट पे नहीं बिठाया जाएगा, मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी उसमें आएंगे। वो किसी को अपने यानी जो अपनी सेकंड ईयर लीडरशिप है उसको भी नहीं चाहते कि वो आगे बढ़े। उन्होंने उसमें से भी परवेज इलाही को चुना जो कि 10 सीटों के साथ मौजूद थे। तो ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है कि अब इनको भी सोचना चाहिए एस्टेब्लिशमेंट को, अब अगली दफा अल्लाह करे कि ये टेस्ट ट्यूब तजर्बा ना करें, अगर करें तो ये सोच के करें कि उसके अंदर ऐसे कोई जरसूमे हो जो कि जिसके अंदर थोड़ी सी सियासत भरी हो। ऐसे लोग गुजरे हैं, चौधरी शुजात हुसैन, परवेज इलाही, मियां अजहर, नवाज शरीफ, जो कि ठीक है एक रेस्टेंट शो करते रहे, लेकिन उन्होंने डायलॉग भी किए कहीं ना कहीं। अच्छा अदील राना साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि एस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए कि वो जिस पर हाथ रखें वो बंदा ठीक होना चाहिए। तो पाकिस्तान की तारीख ये बताती है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी एस्टेब्लिशमेंट के साए में सियासत में आए, नवाज शरीफ साहब भी इस्टेब्लिशमेंट के उसके अंदर छत्र छाया के अंदर इक़्तिदार में आए, और इमरान खान साहब भी, और ये तीनों इस्टेब्लिशमेंट के आगे खड़े होते रहे, डट गए। तो ये क्या है? सियासतदान भी तो देखे ना, हर सियासतदान कंधा देता है अपना इस्टेब्लिशमेंट को आगे बढ़ने के लिए, और उसके बाद फिर उनके सामने अकड़ के खड़ा भी हो जाता है। तो इस्टेब्लिशमेंट क्या करे? वो तो चुन के बंदे लाती है, ताबेदार, भुट्टो से लेकर इमरान खान तक ताबेदार किस्म के रवैयों को देखते हुए ही इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हाथ रखती है लोगों पर और उनको सियासत में आगे लाती है। लेकिन आप देख लीजिए ना, इमरान खान किस तरह ताबेदारी करते थे फौज की, आप देख लीजिए नवाज शरीफ साहब किस तरह ताबेदारी करते थे, आप देख लीजिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब कैसे अयूब खान और सिकंदर मिर्जा की ताबेदारी करते हुए सियासत में आए थे। लेकिन अल्टीमेटली वो उनके सामने डट गए, भुट्टो साहब भी डट गए, नवाज शरीफ साहब भी डट गए, और इमरान खान साहब भी डट गए। तो ये क्या मैकेनिज्म, जरा इसकी भी तशरीह कर दीजिए नाज़रीन। इसका स्कोप काफी बड़ा आपने किया, लेकिन मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से बात करूंगा कि अयूब खान के जो अक्टूबर वाला उनका वो मार्शल लॉ था, उससे पहले वो कैबिनेट में मौजूद थे, मिनिस्टर थे। ऐसा नहीं था कि अयूब खान की मौजूदगी में ही वो आए। यूएनओ का जो वो मिशन के पार्ट थे वो पहले से थे। और एक 65 की जंग जीता हुआ फील्ड मार्शल जो है उसकी क्या वैल्यू थी, जिसे ये समझा जा रहा था कि 65 की जंग जीती, उसके सामने उन्होंने उसे डिफाई किया और उसके बाद पार्टी बनी। और जाहिर है एक स्ट्रगल थी, फिर वियतनाम वॉर और सोशल क्लास सारी, और उसमें भुट्टो साहब ने अवामी कुव्वत को इस्तेमाल किया अपने जो अगली जो सीट उन्होंने हासिल की। तो ऐसा नहीं है कि वो इक्तदार में आए एस्टेब्लिशमेंट के सहारे के जरिए, मिनिस्टर वो पहले से। तो ये मेरा एक थोड़ा सा डिफरेंट मौकफ है। लेकिन मैं फिर अगेन ये कहूंगा कि ये लोग अगर ये डिफाई करते हैं तो यकीनन एक पब्लिक पावर होती है। लेकिन ये कि जब पावर आती है तो फिर आपके डिसीजन भी होते हैं। मैं समझता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के भी कुछ ऐसे डिसीजन थे एज ए पॉलिटिकल वर्कर के वो नहीं होने चाहिए थे। कुछ उसमें ऐसे इकदाम किए जो थोड़े से, हम सोशल पार्टी थे, लेफ्ट विंग की पार्टी थे, हमने राइटिस्ट के फायदे के लिए वो इस्तेमाल किए, वो चीजें की। नवाज शरीफ साहब जो हैं ये उन्होंने 3-4 दफा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ ये मामला किया, और फिर वो
अल्टीमेटली उसी का वो करके उन्हें 10 साल भुगतने पड़े, फिर वापस आए। और इमरान खान के केस में भी ऐसा ही है। लेकिन एक थोड़ा फर्क होगा यहाँ पे, 10 साल की असल में इन्वेस्टमेंट है इस दफा। फिर सोशल मीडिया की वजह से एक हमारी जो क्लास है वो ये समझ रही है कि ये जो सारी इमरान खान बोल रहे हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी पावर हो जाना है कि वो अगर गलत कह रहे हैं, यानी बिजली के बिल फाड़ने की बात कर लें, यूनिफॉर्म वाली जो बात की अभी कर्नल साहब ने, यानी उस पर यकीन करना और उस पर फिर आगे लेके चलना, मेरा ख्याल है ये बिल्कुल ये डिफरेंट लेवल है। और जिस तरह से इनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस भी है। तो अच्छा राणा साहब, एक मैं माफी चाहता हूं, आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। आप नहीं समझते कि जो इमरान खान की मुखालफ सियासी क़यादत है वो कोई भी नैरेटिव या काउंटर नैरेटिव बिल्ड करने में बुरी तरह नाकाम है? इमरान खान का अगर नैरेटिव और बयानिया अभी तक चल रहा है झूठा होने के बावजूद, तो उसकी क्या वजह ये नहीं है कि उसके मुकाबले पे ना पीपल्स पार्टी, ना नून लीग, ना कोई और जमात अपना नैरेटिव बिल्ड कर सकी है और वो वोटर्स को और शहरियों को उस तरफ अट्रैक्ट करने में नाकाम है अभी तक? बिल्कुल ऐसा ही, कुछ किसी हद तक ऐसा है, कुछ मेरे ख्याल है सॉफ्ट हैंडेडली इनको हैंडल किया गया। और मतलब इनको मौके भी दिए गए। मेरा ख्याल है जो मौजूदगी इनकी एस्टेब्लिशमेंट के सर्कल्स में, जुडिशरी में मौजूद थी, इसने काफी फैसिलिटेट किया। और सबसे बड़ी बात जो हमारी परफॉर्मेंस थी ये कोalition गवर्नमेंट की 16 महीने की, उसमें उसने बड़ा इफेक्ट किया राया माँ को ना, क्योंकि वो जो करेंसी थी, इन्फ्लेशन थी, वो बढ़ती गई, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सके। ठीक है, हम जितना मर्जी उसकी बुनियाद बनाएंगे, ये डिसीजन वो थे जो IMF के पास गए, लेकिन बहरहाल हम भी तो ये अवाम में बड़ा असर रखते हैं जब उन्हें फैसिलिटेट किया जाए या ना किया जाए। दूसरा, सोशल मीडिया पे प्रेजेंस इमरान खान की बहुत ज्यादा थी और मेरा ख्याल है कि हम लोग उस तरह से उसको फायदा नहीं उठाए। कुछ कोशिश की जा रही है, मरीम नवाज साहिबा की तरफ से, पीपल्स पार्टी का भी डिजिटल सेल एक काम कर रहा है, लेकिन स्टिल ये लोग बिहाइंड है। तो बिल्कुल काउंटर नैरेटिव होना चाहिए। लेकिन अगर आप आज भी देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कोशिश कर रही है कि जो है वो बात करे जो पॉलिटिकली करेक्ट हो। वो कोई ऐसी बात ना करें जो कि रिवेंज के ऊपर डिपेंड करें। वो आज भी कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। इंक्लूजन की बात करते हैं, एक्सक्लूजन की बात नहीं करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक प्रिंसिपल स्टैंस है। यस, ये थोड़ा सा कमजोर होता है कई दफा पॉपुलर बयानिए से, लेकिन एक प्रिंसिपल स्टैंस तो यही होना चाहिए, बदले का नहीं होना चाहिए, इंतकाम का नहीं होना चाहिए। और करार वाकई जिसने कोई हरकत की है तो वो मिलनी चाहिए, लेकिन पॉलिटिकली भी करेक्ट होना चाहिए थोड़ा सा। तो ये बयानिया थोड़ा सा पॉपुलर बयानी से थोड़ा कमजोर होता ही है वैसे भी।